अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी से अर्थात 25 नवंबर से सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ बाल मनोरमा टीका सहित हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और यह कक्षा फेसबुक इस सोशल अंतर्जाल के माध्यम से ऑनलाइन चलेगी। तो मेरा विचार ये था कि ग्रंथ को शुरू करने से पहले यदि भूमिका के माध्यम से हम लोग को कुछ अवगत हो जाए, कुछ विशेष ज्ञान हो जाएगा पहले ही, तो पठन पाठन में सरलता महसूस होगी, पठन पाठन दोनों में आसानी होगी, पढ़ने वाले को भी सुविधा होगी और पढ़ाने वाले को भी। तो ज़्यादा इधर उधर न भटक कर हम लोग मेन विषय अपने मुख्य विषय पर आते हैं। तो विषय था व्याकरण परिचय। व्याकरण शास्त्र आखिर है क्या? तो व्याकरण का लक्षण है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन व्याक्रियन्ते शब्दा येन तद व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा शब्द उत्पादित किए जाते हैं, वह क्या है? वह है व्याकरण शास्त्र। शब्दों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति और विशिष्ट उत्पत्ति में क्या अंतर है? उत्पत्ति का मतलब यह हुआ कि कहीं से, जैसे कि कौन सा वस्तु कहाँ से आया, हमने उसके कारण के बारे में जान लिया, ये तो हुई आपकी सामान्य रूप से उत्पत्ति। लेकिन विशिष्ट उत्पत्ति क्या है कि जो वस्तु उत्पन्न हुआ है उसका जो कारण है, उस कारण का भी जो कारण है, उसके मतलब वस्तु के कारण का इत्यादि का भाव रखते हुए जब हम लोग उसके मूल कारण को जानेंगे, तो जब ऐसा प्रयास करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट उत्पत्ति। तो व्याकरण शास्त्र के द्वारा क्या होती है कि शब्दों की विशिष्ट उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञान होता है। उदाहरण के रूप में अन्य शब्द छोड़ दीजिए, व्याकरण शब्द ही ले लीजिए। व्याकरण ये जो शब्द है, यह वि उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से, ध्यान देना है, उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे, इस सूत्र के द्वारा प्र आदि की, प्र परा अपसम इत्यादि की क्रिया के योग में क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। तब जब इनका क्रिया से योग होता है तब इनकी कौन संज्ञा हो जाती है? उपसर्ग संज्ञा। तो प्र उपसर्ग पूर्व, तो वि उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय जब होता है तब बनता है वी आ क्री ल्युट। वी आ क्री ल्युट, इस अवस्था में आंग में जो नकार है, आंग में स्थित जो नकार है उसकी हलंतम से संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, और ल्युट में जो टकार है उसकी भी हलंतम से ही संज्ञा होती है। ल्युट में जो लकार है उसकी लसक तदिते से संज्ञा होती है, तसलोप से दोनों का लोप हो जाता है। बचता है वी आ क्री यू। इस अवस्था में वी में स्थित इकार में यडादेश होता है, वी में स्थित इकार को यडादेश होता है, यकार हो जाता है, तो क्या बन जाता है? व्या बन जाता है। व्या क्री यू बनता है।
व्याक्री यू बनने के बाद सूत्र लगता है योर ना कहो। इस सूत्र से क्या होता है, यू को अन आदेश हो जाता है तो बनता है व्याक्री अन। यहां पर ध्यान देना है, ल्यूट प्रत्यय की आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा का फल क्या होता है कि उसी आर्धातु को परे मान करके हम सार्वधातुक सूत्र से क्री में क्री को क्या करते हैं, गुण करते हैं। तो किसको गुण होता है, क्री में स्थित ऋकार को गुण होता है। ऋकार को गुण आकार होता है। उरड़ अपर सूत्र कहता है कि ऋकार के स्थान पर जो अड़ होता है, जो अड़ आदेश होता है, वो हमेशा रपर अथवा लपर होकर बैठता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि ऋकार के स्थान पे अड़ आदेश क्या हुआ, यहां पर मेरे अथवा रपर या लपर कहने का मतलब ये है कि जब री रहता है तो लपर, और जब री रहता है तो रपर होकर बैठता है। री की 30 प्रकार की संज्ञा होने पर री भी उसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ऋकार के स्थान पे आदेश होने पर, अणादेश होने पर चाहे रपर होकर बैठता है अथवा लपर होकर बैठता है, क्योंकि इस पक्ष में हमने री के अंतर्गत री को भी शामिल कर लिया, जो 12 उसके भेद हैं उसको भी शामिल कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी ऋकार के स्थान पे अड़ादेश होगा तो वो रपर होकर बैठेगा अथवा लपर होकर बैठेगा। यहाँ क्या होता है, क्री में स्थित ऋकार को जब गुण अकारादेश होता है तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ वो रपर होकर बैठता है। तो बनता है व्याकर अन बनता है। अजीनम परिण संयोज्यम मिला देने पर व्याकरण बनता है। फिर लगता है सूत्र अटकुपानुम व्यवायपी। इस सूत्र से रकार से पर में होने के कारण अनिश्चित नकार को ड़त्व हो जाता है, तो व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। यहां पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अभी व्याकरण की परिभाषा के बारे में जानना चाह रहे थे। व्याकरण की परिभाषा के बारे में क्या जानना चाह रहे थे, तो हम लोग अभी श्रवण किए थे कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति होती है उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग किसी अन्य उदाहरण में न जाकर के व्याकरण इसी उदाहरण में आ गए। यहाँ पर व्याकरण शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के व्याकरण इस शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो विशिष्ट रूप से उत्पत्ति, तो यह व्याकरण वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के व्याकरण ये शब्द बना। इसका भी ज्ञान कैसे होता है हम लोग को, व्याकरण शास्त्र के माध्यम से ही। बता यह व्याकरण शब्द का यह व्याकरण का मुख्य लक्षण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अन्यनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते शब्दा येन तद व्याकरणम। अब यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि यह तो आपका हो गया आपका विशिष्ट रूप से उत्पादन करने के कारण यह व्याकरण का अर्थ हुआ, जो हम लोग अभी श्रवण किए। लेकिन जैसा कि हिंदी भाषा में प्रचलित है कि शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि के ज्ञान को व्याकरण कहा जाता है। शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान जिसके माध्यम से होता है उसे व्याकरण कहते हैं। उसी के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है साधु शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। अर्थात जो साधु शब्द की ज्ञान का जनक हो। जनक का अर्थ क्या होता है, जनक का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। तो साधु शब्द के ज्ञान को, साधु का अर्थ होता है शुद्ध, तो शुद्ध शब्दों के ज्ञान को कौन उत्पन्न करता है, व्याकरण शास्त्र। अतः जिस शास्त्र के माध्यम से साधु शब्द के बारे में ज्ञान होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। और व्याकरण का एक लक्षण और भी है, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। जहां पर लक्ष्य और लक्षण के बारे में बोध होता हो, जिसके माध्यम से उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में यह समझना चाहिए कि
लक्ष्य का मतलब होता है प्रयोग और लक्षण का मतलब होता है सूत्र। जैसे कि हम लोग शुद्धि उपास्य ये प्रयोग साध रहे हैं, तो शुद्धि उपास्य ये प्रयोग हुआ लक्ष्य, और उसमें जितने भी सूत्र प्रयोग किए गए वे हुए लक्षण। तो जो लक्ष्य हुआ वो हुआ हमारा साध्य, हम उसको साध रहे थे इसलिए वो साध्य हुआ। और साध्य के सिद्ध होने में जो सहायता करे उसे साधन कहते हैं। तो सूत्रों ने सहायता किया शुद्धि उपास्य इस प्रयोग के सिद्ध होने में, इसीलिए सूत्र क्या है? सूत्र लक्षण अर्थात साधन है। इस प्रकार लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम, व्याकरण का ऐसा लक्षण कहा गया है। तो मुख्य रूप से जिसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा किए थे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अन्यन्येति व्याकरणम, यही व्याकरण का मुख्य रूप से प्रसिद्ध लक्षण है। अच्छा, व्याक्रियन्ते का अर्थ ही होता है व्युत्पाद्यन्ते। व्याक्रियन्ते का अर्थ क्या होता है? केवल हम लोग इतना कहे व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि व्युत्पाद्यन्ते तो व्याक्रियन्ते का अर्थ है। व्याक्रियन्ते का अर्थ है व्युत्पाद्यन्ते। व्याक्रियन्ते का अर्थ ही होता है शब्दों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति करना, होना। तो व्याक्रियन्ते का अर्थ क्या हुआ? व्याक्रियन्ते शब्दा येन, उत्पादित किए जाते हैं शब्द जिस शास्त्र के द्वारा, उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है, और यही मुख्य और प्रसिद्ध लक्षण है। अब व्याकरण तो सामान्य रूप से हम लोग को ये मालूम हुआ कि व्याकरण का शास्त्र ज्ञान हो जाने पर शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि के बारे में ज्ञान हो जाता है। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्दों का ज्ञान होने के बाद हम लोग लेखन में, पठन पाठन में, संभाषण इत्यादि में शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी क्या होती है? उत्तरोत्तर उन्नति होती है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र का हमेशा से महत्व रहा है। आज का विषय था व्याकरण परिचय, जिसके बारे में हम लोग अभी तक श्रवण कर चुके। और दूसरा विषय था हमारा षड्विध सूत्र विमर्श। 6 प्रकार के सूत्रों में के बारे में जानना कि 6 प्रकार के जो सूत्र हैं उनका कार्य क्या है, कौन कौन से ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो 6 प्रकार के सूत्र इस प्रकार हैं संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। उन 6 प्रकार के सूत्रों में सबसे पहले जिसका स्थान है वह है हमारा संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र का लक्षण है नामकरणम संज्ञा। नामकरण को ही संज्ञा कहा जाता है। किनका नामकरण किया जाता है? तो जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं वृद्धि राधेच इस सूत्र को। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वृद्धि राधेच इस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आ और ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, कौन कौन अक्षर आएंगे? अ और औ। तो आ, अ, औ, इन वर्णों की हम क्या करते हैं? वृद्धि संज्ञा करते हैं। किस सूत्र से? वृद्धि राधेच इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, वृद्धि सूत्र ने जो संज्ञा किया, वृद्धि ये क्या हुआ? वृद्धि हुआ संज्ञा, और आ, अ, औ ये हुए संज्ञी। जिनकी संज्ञा की जाती है, जिनकी संज्ञा होती है वे संज्ञी होते हैं, और जो नाम होता है वही संज्ञा होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जिनकी संज्ञा होती है, जिन वर्णों की संज्ञा हुई, जैसे आ, अ, औ, तो इनको संज्ञी कहा गया और नाम रखा गया वृद्धि। तो जो नाम हुआ वही क्या हुआ? वही हुआ संज्ञा।
जैसे उदाहरण रूप में समझ लीजिए कि हमारे सामने मोबाइल फोन है, तो अब मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन को देखने पर जो वस्तु आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन, टच, उसका जो सामने वाला भाग जो है, जो टच इत्यादि दिख रहा है, जो शीशा दिख रहा है आपका, जो कांच दिख रहा है, जो उसका पूरा एक एक भाग दिख रहा है, वह पदार्थ क्या हुआ? वह पदार्थ मोबाइल इस शब्द का संज्ञा हुआ। मोबाइल ये संज्ञा हुई उसकी, मोबाइल ये उसका नाम हुआ। लेकिन वो पदार्थ, मोबाइल इस शब्द का उच्चारण करने से किसका ज्ञान हुआ? इसी पदार्थ का, जो आप हाथ में लिए हैं, जो चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना समय पास कर रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं, आवश्यक ज्ञान की, वही क्या है? वही पदार्थ मोबाइल है। हम उसको मोबाइल इस शब्द से जानते हैं। तो मोबाइल ये शब्द क्या हुआ? ये हुआ संज्ञा। और मोबाइल जो ये वस्तु है आपके सामने, जो उसका स्वरूप है, जो आप देख रहे हैं, वही हुआ संज्ञी। इसी तरह व्याकरण शास्त्र में भी जिनकी संज्ञा की जाती है वे संज्ञी होते हैं, और जो नाम होता है वह संज्ञा होता है। तो नामकरणम संज्ञा, ये संज्ञा सूत्र का प्रथम लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण होता है शक्ति ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, अर्थात जो शक्ति का ग्राहक हो वही संज्ञा सूत्र है। शक्ति का ग्राहक, शक्ति क्या होती है? जैसे हमने कहा इत संज्ञा, हमने क्या कहा? इत संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। राम शब्द से जब सु प्रत्यय आता है तो जो सु में उकार है, सु में स्थित उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से क्या होती है? इस संज्ञा होती है। तो जो सु में उकार है, उ दिख रहा है, वो हुआ संज्ञी, और जो इत हुआ, जो उसका नाम, वो हुआ संज्ञा। इत ये जो नाम है ये संज्ञा हुआ, और जो सु में उकार है, ये जो वस्तु है, ये जो उकार दिख रहा है, जो जिसकी हम इस संज्ञा करते हैं, वो क्या हुआ? वो हुआ संज्ञी। इसी तरह अदेंगुड़ा में अ ए ओ, ये तीन अक्षर क्या हुए? ये गुण नाम, ये जो गुण इस शब्द के संज्ञा हुए, अर्थात गुण संज्ञा हुआ, और उसके संज्ञा कौन कौन हुए? अ ए ओ, ये क्या हुए? ये संज्ञा हुए। इस प्रकार व्याकरण का तो क्या अब ध्यान देना है? तो शक्ति ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम कैसे हुआ? क्योंकि अ ए ओ इनमें किसकी शक्ति छिपी है? गुण इस शब्द की शक्ति कहाँ छिपी है? अ ए ओ में। तो ध्यान देना है। तो अ ए ओ इन अक्षर के माध्यम से हमको, अर्थात इन अक्षर को हम लोग किस शब्द के द्वारा संबोधन कर रहे हैं? तो गुण इसके द्वारा। तो ध्यान देना है कि शक्ति ग्राहकत्व, हम इस शक्ति का ग्राहक कौन हुआ? अ ए ओ, इस शक्ति का ग्राहक कौन हुआ? अदेंग गुण है सूत्र, क्योंकि अदेंग गुण है सूत्र ही गुण संज्ञा करता है। आ ए ओ, यहाँ पर जो आ ए ओ ये तीन अक्षर हैं, इनकी शक्ति का ग्राहक कौन हुआ? वृद्धि ये शब्द। तो वृद्धि राधेच ये सूत्र क्या हुआ? ये हुआ संज्ञा सूत्र। क्यों? क्योंकि ये शक्ति का ग्रहण करता है, शक्ति का ग्राहक होता है, शक्ति को ग्रहण करने वाला होता है। तो इस प्रकार संज्ञा सूत्र के दो लक्षण संपन्न हुए, नामकरणम संज्ञा, शक्ति ग्राहकत्वम, संज्ञा सूत्रत्वम। और सामान्य रूप से हमको ये समझना चाहिए कि सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, जिसके माध्यम से हमको सम्यक ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये लेखनी आपके सामने है, हम इसको क्या कहते हैं? लेखनी। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेन। तो लेखनी, पेन, ऐसा उच्चारण करते ही हमारे सामने ये लंबा सा, जिसके द्वारा हम लिखते हैं, ये वस्तु प्रकट हो जाता है। तो सम्यक ज्ञायते अनया, ध्यान देना है, सम्यक ज्ञायते, इस पदार्थ के बारे में, इस वस्तु के बारे में हमको सम्यक ज्ञान किसके माध्यम से हुआ? लेखनी इस शब्द के द्वारा, पेन इस शब्द के द्वारा। इसीलिए सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, जिसके द्वारा हमें सम्यक ज्ञान हो किसी पदार्थ के बारे में, वो क्या हुआ? वो हुआ संज्ञा।
इस पदार्थ के बारे में जो आपके सामने दिख रहा है, हमको लेखनी इसके माध्यम से ज्ञान होता है, पेन इसके माध्यम से ज्ञान होता है, इसलिए क्या हुआ, ये इसका इस पदार्थ का संज्ञा हुआ। तो इसी प्रकार अ ए ओ इनका सम्यक ज्ञान किसके द्वारा होता है, गुण इस शब्द के द्वारा। आ ए ओ इनका सम्यक ज्ञान किसके द्वारा होता है, वृद्धि शब्द के द्वारा। सु में जो उकार है जिसकी हम इस संज्ञा किए हैं, उसका सम्यक ज्ञान किसके द्वारा होता है, इत इस शब्द के द्वारा। इसीलिए सम्यक ज्ञायते अनया, जिसके द्वारा हमको सम्यक रूप से ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा सूत्र का लक्षण संपन्न होता है। संज्ञा सूत्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का लक्षण क्या है, तो परिभाषा सूत्र का लक्षण है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियमे नियम कारिणी, जहां नियम न हो, जहां नियम न हो वहां जो नियम कर दे उसे परिभाषा सूत्र कहा जाता है। जहां पर नियम न हो, जहां नियम न हो वहां जो नियम कर दे उसे क्या कहते हैं, परिभाषा सूत्र कहते हैं। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जैसे समझना चाहिए, शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में शुद्धि धन उपास्य ऐसा संधि विच्छेद रहता है। अब शुद्धि धन उपास्य इस अवस्था में यहां पर सूत्र प्राप्त होता है इको एड़ची। ये क्या करता है, इक के स्थान पर एड़ करता है। इको एड़ची सूत्र में 3 पद हैं। इक ये षष्ठ्यंत पद है, यड़ ये प्रथमांत पद है, अच ये सप्तम्यंत पद है। इसका अर्थ है इक के स्थान पर एड़ होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। अब यहां पर ध्यान देना है कि शुद्धि उपास्य यहां पर सु में जो उकार है वो भी क्या है, इक में आता है। ई उ रिल री में आने के कारण, क्योंकि इक प्रत्याहार में आते हैं ई उ रिल री, तो जो सु में उकार है वो भी इक है। अच परे क्या है, धी में जो इकार दिख रहा है वो अच परे है। अब जो धी में इकार है वो भी इक है। अच परे क्या है, जो उपास में उकार दिख रहा है वो भी अच है। और उपास में जो उकार है वो भी क्या है, वो भी इक है। अच परे क्या दिख रहा है, जो पा में अकार है। इस प्रकार 3 जगह यहाँ पर इको एड़ची सूत्र से क्या हुआ, इस सूत्र से यड़ादेश प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब यड़ कहाँ होना चाहिए, सु में जो उकार है उसको यड़ हो, कि दी घटक इकार को यड़ हो, कि उपास घटक उकार को यड़ हो। यहाँ नियम नहीं है, यहाँ नियम नहीं है। उसी समय नियम करने के लिए सूत्र उपस्थित होता है, अनियमे या परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है। कौन, तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जहां नियम न हो वहां जो नियम कर दे उसे परिभाषा सूत्र कहा जाता है। अतः यहाँ नियम नहीं था, यहाँ नियम ये नहीं था कि कहाँ यड़ हो, सु में उकार को यड़ हो, कि दी घटक इकार को यड़ हो, कि उपास घटक उकार को यड़ हो। कहाँ यड़ होना चाहिए, तब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह सूत्र उपस्थित होते ही क्या कह देता है कि यह सप्तमी विभक्ति के द्वारा, सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान जो कार्य होता है वह वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व को होता है। यहां पर ध्यान देना चाहिए कि यह अभी उपास्य घटक उकार में जो यड़ प्राप्त था, अब उसकी शंका ही नहीं रही। क्यों, क्योंकि यह कद्य तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य है। सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य होता है वो पूर्व को होता है। तो अची इको एड़ची सूत्र में जो अची ये पद ये सप्तमी है, और उसी अच क्या है, अच को निमित्त मान करके हम यड़ादेश कर रहे हैं। एतावता अच के परे रहने पर जो कार्य होगा वो कहाँ होगा, वो हमेशा पूर्व में ही होगा, न कि पर में होगा। एतावता जब उपास में उकार को ही हम क्या मान लेते हैं, पर में मान लेते हैं, तो उससे पूर्व में क्या हो जाता है, यड़ादेश प्राप्त होता है। तो उपास से पूर्व में क्या है, उपास से पूर्व में है दी घटक इकार। यह सूत्र कहता है अजब, यह सूत्र क्या करता है, यह अजब व्यवहित पूर्वोत्तर विशिष्ट से इका स्थानीय से आता है।
अर्थात अच से अव्यवहित पूर्व। अच ये जो क्या है, अच इससे पहले हमको क्या मिलना चाहिए, अव्यवहित पूर्व। अव्यवहित का मतलब क्या है, अव्यवहित का अर्थ होता है व्यवधान से रहित, जहां किसी भी वर्ण का क्या हो, व्यवधान न हो। अच से पहले, अब यहां पर ध्यान देना चाहिए कि उपास्य में अगर हम उपास घटक उकार को यड़ करते हैं तो हम जब परे मानते हैं पा घटक आकार को, तो वहां पर क्या आ जाता है कि अच के पहले पकार का व्यवधान आ जाता है, इसलिए उपास्य घटक उकार को यड़ नहीं होगा। हम यहाँ पर धी घटक इकार को पर में मान करके जब सु घटक उकार को यड़ करने जाते हैं तो जो सुधी घटक जो धकार है वो मध्य में आ जाता है, उसका व्यवधान हो जाता है, इसलिए वहां भी यड़ नहीं होगा। क्योंकि ये सूत्र कहता है अच से अव्यवहित, अच से अव्यवहित जो पूर्व में इकर है उसको यड़ होना चाहिए। अच से अव्यवहित हो, पूर्व में हो, अच से अव्यवहित हो और क्या हो, पूर्व में हो, तो ऐसे इक को क्या होता है, यड़ होता है। तो ऐसा इक हमको कहां प्राप्त होता है, धी घटक इकार में ही प्राप्त होता है। तो सुधी उपास्य है, इस प्रयोग में जो धी घटक इकार है उसको यड़ आदेश प्राप्त हो जाता है। यहां पर यड़ आदेश प्राप्त होते ही फिर शंका उत्पन्न हो जाती है कि यड़ चार है, य व र ल, इन चार यड़ में से कौन सा यड़ हो, यह हो ई के स्थान पर यह हो कि वह हो कि र हो कि ल हो, यहां भी नियम नहीं है। तो उसी समय अनियमे नियम कारिणी परिभाषा के रूप में जहां नियम न हो वहां जो नियम कर दे वो परिभाषा सूत्र कहलाता है। उसी समय स्थानीय अंतरतमः ये सूत्र आ जाता है। ये सूत्र क्या करता है, यह प्रसंगे सदि सदृशतम आदेश से आता है। यहां पर स्थानकृत अंतरे लेकर के, अर्थात ई का उच्चारण स्थान तालु है, एतावता य व र ल में से यकार का भी उच्चारण स्थान तालु होने के कारण स्थानकृत अंतरे लेकर के इकार के स्थान पे यकारादेश किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देना चाहिए कि यह इको एड़ची जब यह सूत्र उपस्थित हुआ यड़ करने के लिए, तो वहां पर यह इक में तीन जगह यड़ प्राप्त था, तो कहां पर यड़ हो ये शंका हुआ था, उसको दूर किया कौन, वहां नियम नहीं था, वहां आकर के नियम कौन किया, तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य चार यड़ थे य व र ल, उनमें से ई के स्थान पे कौन हो ये भ्रम था। और यहां पर सूत्र आकर के स्थानीयंतरतमः नियम किया, अनियम में नियम कर दिया, इसलिए स्थानीयंतरतमः और तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य, ये दोनों सूत्र क्या हुए, ये दोनों सूत्र हुए परिभाषा सूत्र। अब संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र की विवेचना के बाद अब हम लोग आते हैं विधि सूत्र पर। विधि सूत्र का लक्षण क्या है, तो कहते हैं अपूर्व विधायकत्वम विधित्वम। अपूर्व विधायकत्वम अर्थात पूर्व में जहां विधान न किया गया हो, पूर्व में जो विधान न किया गया हो उसका जो विधान किया जाता है, उसका जो विधान करे उसे क्या कहते हैं, विधि सूत्र कहते हैं। अब पूर्व में अभी तक जो विधान नहीं किया गया है उसका जो विधान करे उसे क्या कहते हैं, विधि सूत्र। जैसे शुद्धि उपास्य, इस प्रयोग में ही शुद्धि उपास्य है, यहाँ पर अभी इक के स्थान पर यड़ का विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं प्राप्त था, तो यड़ तो शुद्धि इको एड़ची ने क्या किया, इको एड़ची ने इक के स्थान पर यड़ का विधान किया। क्यों, क्योंकि इसके पहले, इसके पूर्व में अभी तक कोई सूत्र यड़ का विधान नहीं किया था। यड़ का विधान किसने किया, इको एड़ची ने ही किया। देखिए तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य ये सूत्र स्वतः उपस्थित नहीं हुआ, स्थानीय अंतरतम ये सूत्र भी स्वतः उपस्थित नहीं हुआ, और जो संज्ञा सूत्र होता है वो भी किसी न किसी उद्देश्य से होता है। जब हम लोग को क्या होता है, जरूरत पड़ता है तब संज्ञा करते हैं। जैसे कि हमको जब गुण संधि में गुण आदेश करना होता है तब गुण संज्ञा करते हैं, वृद्धि संधि में वृद्धि आदेश करना होता है तब वृद्धि संज्ञा करते हैं। तब जानना हमको जरूरत पड़ता है कि वृद्धि, या इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि वृद्धि है क्या, गुण क्या है, अर्थात संज्ञा का होना भी तभी सार्थक है जब उसका उपयोग हो। तो इस तरह है आपका यहाँ पर यह परिभाषा सूत्र भी स्वतः प्राप्त नहीं होता और न संज्ञा सूत्र स्वतः उपस्थित होता है, लेकिन जो विधि सूत्र होता है ये स्वतः उपस्थित होता है।
मुख्यतः इसकी प्रवृत्ति होती है। क्यों? इसीलिए कहा गया कि अपूर्व विधायकत्वम विदित्वम, पूर्व में जो विधान न हुआ रहे उसका जो विधान करे वो विधि सूत्र होता है। यड़ का विधान अभी तक नहीं किया गया था, तो इको यड़च इस सूत्र ने आकर के यड़ का विधान किया, इसीलिए इको यड़च क्या है? आपका विधि सूत्र है। इसी तरह संयोगांत से लोपः, ये भी क्या है? विधि सूत्र है। झलाम जस जस, ये भी विधि सूत्र है। आद गुण, ये भी सूत्र है। अक सवर्णे दीर्घ, यह भी विधि सूत्र है। वृद्धि रेचि, यह भी विधि सूत्र है। जितने भी आदेश करने वाले हैं, चाहे लोप रूप आदेश हो, चाहे निषेध ही क्यों न हो, वो सब विधि के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर विधि सूत्र के अनंतर क्रम में आता है नियम सूत्र। नियम सूत्र का लक्षण क्या है? तो नियम सूत्र का लक्षण बताते हैं, प्राप्त से विधेर विधायकत्वम नियम सूत्रत्वम। जहां कोई विधि प्राप्त हो, जहां कोई विधि प्राप्त हो, उस प्राप्त विधि में भी उस प्राप्त विधि के लिए भी जो नया विधान कर दे, उस प्राप्त विधि में भी जो विधान कर दे, उसे क्या कहा जाता है? नियम सूत्र कहा जाता है। कैसे? इसका उदाहरण हमको समझना चाहिए। जैसे क्रोष्टु शब्द को विभाषा तृतीयादि स्वची, इस सूत्र से तृतीया आदि अच परे रहते त्रिज्योत भाव होता है। त्रिज्योत भाव कहाँ होता है? तृतीया, ध्यान देना है, विभाषा तृतीयादि स्वची, ये सूत्र त्रिज्योत भाव विकल्प से करता है। अर्थात तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत जब अच विभक्ति पर में रहती है तो क्रोष्टु शब्द को विकल्प से त्रिज्योत भाव होता है। तो त्रिज्योत भाव होने पर क्रोष्टु शब्द में जो उकार था उसके स्थान पर ऋकार का ज्ञान हो गया, तो क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान हुआ। अब यहां पर ध्यान देना चाहिए कि त्रिज्योत भाव होने के बाद क्रोष्टु के उकार के स्थान पे हमको ऋकार का ज्ञान हो गया, तो बना क्रोष्ट्री। क्रोष्ट्री इस शब्द से गंस विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति में गंस विभक्ति आती है, तो बनता है क्रोष्ट्री गंसी, ऐसा बनता है। अब क्रोष्ट्री गंसी, इस अवस्था में ngसी में जो ngकार है, ngसी घटक ngकार की लसक और तद्धिते इस सूत्र से इस संज्ञा होती है। ngसी घटक इकार की उपदेश अजनुनासिक की तो इस सूत्र से ही संज्ञा होती है। तस्लोपा से दोनों का लोप हो जाता है, बनता है क्रोष्ट्री अस, ये स्थिति होती है। अब क्रोष्ट्री अस, इस स्थिति में सूत्र आता है रित उत। ये क्या कहता है कि रिदंत से गसी और गस संबंधी आकार परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे उकार आदेश होता है। तो यहां पर ध्यान देना चाहिए, पूर्व में क्या है? पूर्व में है क्रोष्ट्री और पर में क्या है? पर में है अस घटक आकार। तो पूर्व और पर, पूर्व में है क्रोष्ट्री का ऋकार, पर में है अस घटक आकार, उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? उकार आदेश हो गया। अभी हम लोग कुछ देर पहले श्रवण किए थे कि ऋकार के स्थान पर जब अण आदेश होता है तो क्या होता है? री के स्थान पर जब अण आदेश होता है तो रपर होकर बैठता है, और जब ली के स्थान पर आदेश होता है तो लपर होकर बैठता है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्रोष्ट्री में ऋकार था, उस ऋकार को लेकर और ngस घटक आकार को लेकर के उकार आदेश होने जा रहा है, या अड़ आदेश होने जा रहा है। अड़ आदेश होने के कारण ही यहाँ सूत्र लग गया उरड़ रपरह। रपर का मतलब क्या हुआ कि यह री के स्थान पे जो अड़ होगा वो रपर होकर बैठेगा। रपर होने का मतलब कि र है पर में जिसके, अर्थात जब भी अड़ आदेश होगा तो कैसा अड़ आदेश होगा? र है पर में जिसके, उरड़ रपर से ध्यान देना है। तो अड़ जब प्रवृत्त होगा तो क्या हो जाएगा? रपर होकर बैठेगा, अर्थात र है पर में जिसके, ऐसा हम अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्रोष्टी में ऋकार, क्रोष्टी के ऋकार को और अस के आकार को, ngस के आकार को मिलाकर के उकार आदेश हो गया, और उरड़ रपरा इस सूत्र से रपर हो गया, तो बना क्रोष्टुर स बना। क्या बनता है? क्रोष्टुर स।
इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा, क्रोष्टुर स में जो रकार है वो भी, उसमें भी अच नहीं है, और जो सकार है उसमें भी अच नहीं है। एतावता इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। अचवी रविता हला संयोग संज्ञा से हो, हलोनंतरा संयोग। अचों से रहित जो हल होते हैं वे संयोग संज्ञक होते हैं। एतावता इनके बीच में संयोग हो गया, सूत्र आ गया संयोगांत से लोप। क्या कहता है? संयोगांत जो पद तदंत का लोप होता है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, संयोग हुआ, संयोग किनके बीच में हुआ? रकार और सकार के मध्य में संयोग हुआ। उस संयोग का तदंत कौन हुआ? सकार। उस सकार का लोप प्राप्त हो गया किससे? संयोगांत से लोप, इस सूत्र से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लक्षण घटा रहे थे नियम सूत्र की। नियम सूत्र का लक्षण क्या है? प्राप्त से विधेयर विधायकत्व नियम सूत्रत्वम। प्राप्त से विधेयर विधायकत्व नियम सूत्रत्वम। यहाँ एक विधि प्राप्त थी। वो विधि कौन सी प्राप्त थी? वो थी संयोगांत से लोप, इस सूत्र से विधि प्राप्त थी। क्या था? अर्थात संयोगांत से लोप, इस सूत्र से रकार उत्तरवर्ती सकार का लोप प्राप्त था। लेकिन उसी समय सूत्र आता है राजसस्य। इसने क्या किया? इसने नियम कर दिया, रेफात परस रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है, अन्य वर्ण का नहीं। रेफात परस्य संयोगांत से सस्यव लोप न अन्य से। अर्थात यदि रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है, अन्य वर्ण का नहीं। इस सूत्र के नियम कर देने के कारण ही आगे एक प्रयोग आता है उर्क। इस प्रयोग में रेप से परे ककार होने के कारण, क्योंकि राजसस ने नियम कर दिया, रेप से परे अगर रेप से परे यदि संयोगांत किसी वर्ण का लोप होगा तो किसका होगा? वो सकार का ही लोप होगा, अन्य वर्ण का नहीं। तो अन्य वर्ण यहाँ कौन हुआ? सकार से भिन्न वर्ण। वो सकार से भिन्न वर्ण कहाँ मिला हमको? उर्क इस प्रयोग मिला। तो उस उर्क इस प्रयोग में रकार उत्तरवर्ती जो ककार है वो राजसस इस सूत्र के नियम कर देने के कारण ही उर्क घटक ककार का लोप नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि प्राप्त से विधेयर विधायकत्व नियम सूत्रत्वम। यहाँ प्राप्त विधि क्या थी? यहाँ यह संयोगांत लोप, इस सूत्र से यह किसका लोप प्राप्त था? रकार उत्तरवर्ती सकार का लोप प्राप्त था। लेकिन आकर के वहां भी कौन नियम कर दिया? राजसस ने आकर के नियम कर दिया। तो राजसस के नियम कर देने के कारण ही क्या हो जाता है कि राजसस के नियम कर देने के कारण ही रकार से परे सकार का लोप होता है, अन्य वर्ण का नहीं। एतावता हम लोग अब समझें कि उर्क इस प्रयोग में रकार उत्तरवर्ती ककार का लोप नहीं होता है। अच्छा, यह नियम सूत्र का एक लक्षण और है। नियम सूत्र का लक्षण एक और है, क्या है? बहुत्र प्राप्तो संकोच कत्वम नियम सूत्रत्वम। बहुत्र प्राप्तो संकोच कत्वम, जहां पर कोई सूत्र विस्तृत रूप से प्राप्त रहे, बहुलता से प्राप्त रहे, उसमें आकर के जो संकोच कर दे, उसमें आकर के क्या कर दे? जो संकोच कर दे उसे नियम सूत्र कहा जाता है। संकोच माने अर्थात उसका जो विस्तृत क्षेत्र है उसको कम कर दे, उसमें अल्पत्व ला दे। जैसे समझना चाहिए कि जो संयोगांत लोप ये सूत्र है, ये क्या कहता है? संयोगांत में पदम तदंत से लोप है। संयोगांत में जो पद तदंत का लोप होता है, संयोगांत जो पद तदंत का लोप होता है। क्रोष्टुर स इस प्रयोग में यह संयोगांत पद कौन हुआ? क्रोष्टुर स, उसमें तदंत कौन हो गया? सकार, उसका लोप प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर संयोगांत से लोप, इसका क्षेत्र क्या था? विस्तृत था, विस्तार से था। ये संयोगांत पद का लोप करता था, संयोगांत तदंत का लोप करता था। लेकिन राजसस ने आकर के क्या कर दिया? उसके क्षेत्र को कम कर दिया। जहां वो संयोगांत का लोप करता था, यहां आकर के राजसस ने कहा कि अगर रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होगा, अन्य वर्ण का नहीं। रेप से परे यदि जब संयोगांत कौन मिलेगा? सकार मिलेगा, उसी का लोप होगा, अन्य वर्ण का नहीं। इसी के नियम कर देने के कारण ही अभी हम लोग इसके पहले भी श्रवण कर चुके हैं, उर्क इस प्रयोग में रकार उत्तरवर्ती ककार का लोप नहीं होता है। इस प्रकार जहां बहुत प्राप्त संकोच कत्वम नियम सूत्रत्वम, जहां कोई विधि, जहां कोई सूत्र विस्तृत रूप से प्राप्त हो
और आकर के कोई सूत्र क्या करे कि उसके जो विस्तृत क्षेत्र है उसके क्षेत्र को आकर के कम कर दे, उसमें अल्पत्व ला दे, अर्थात उसमें क्या करे, संकोच कर दे। संकोच का मतलब ये क्या कि उसके जो विस्तृत क्षेत्र है, जो विस्तारित क्षेत्र है, उसमें अल्पत्व ला दे। वही क्या होता है, वही होता है नियम सूत्र। और नियम सूत्र का एक लक्षण और है, सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, अर्थात जहां कोई विधि सिद्ध हो जाए, सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, जहां कोई विधि सिद्ध हो जाए तो वहां पर यदि कोई विधि आरंभ हो जाए, सिद्ध होने पर भी यदि कोई विधि आरंभ हो जाए तो नियम के लिए कल्पित होती है, तब वो क्या हो जाता है, उसे नियम सूत्र कहा जाता है। जैसे ध्यान देना चाहिए कि यह क्रोष्टूर स इस प्रयोग में यह संयोगांत लोप से ही रकार उत्तरवर्ती सकार का लोप सिद्ध हो गया था। जब रकार उत्तरवर्ती सकार का लोप संयोगांत लोप इस सूत्र से ही सिद्ध हो गया था, तब किसी अन्य सूत्र की आवश्यकता क्या थी। लेकिन सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, सिद्ध होने पर भी यहाँ पर कौन सी विधि आरंभ हो गई, आरभ्यमाण विधि क्या हुई, राजसस्य, रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है, अन्य वर्ण का नहीं। इतावता यह सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, इस प्रकार ये नियम सूत्र का लक्षण हुआ। अब नियम सूत्र यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि यह जो नियम सूत्र होता है केवल विधि सूत्र के क्षेत्र को कम नहीं करता है, अपितु संज्ञा सूत्र के क्षेत्र को भी कम करता है। कहाँ करता है, जैसे समझ, यह शेषोज्ञसा की सूत्र है, ये क्या करता है कि ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की घी संज्ञा करता है। ह्रस्व जो इकारांत और उकारांत शब्द, उनकी क्या होती है, घी संज्ञा होती है। अब यहाँ पर यह समझना चाहिए कि सूत्र यह शब्द है पति शब्द। पति शब्द में जो इकार है उसकी घी संज्ञा प्राप्त होती है शेषोज्ञसा की इस सूत्र से। उसी समय सूत्र आ जाता है पति समास एव। ये क्या कहता है, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। यहाँ पर भी क्या था, सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, यहाँ पर पति शब्द की घी संज्ञा शेषोज्ञसा की सूत्र से सिद्ध था। तो भी क्या हुआ कि सिद्ध होने पर भी यहाँ पर आरभ्यमाण विधि क्या हो गई, यहाँ पर आ गया आपका संज्ञा सूत्र, यह कौन, दूसरा पति समास। यदि पति शब्द की घी संज्ञा होगी तो वो कहाँ होगी, वो समास में ही होगी। दूसरा लक्षण हम लोग समझ लेते हैं कि यह बहुत प्राप्त संकोचकत्वम नियम सूत्रत्वम, अर्थात जहां कोई सूत्र विस्तृत रूप से प्राप्त हो, बहुलता से प्राप्त हो, विस्तृत रूप से प्राप्त हो, वहां उसके क्षेत्र को जो कम कर दे वो क्या होता है, नियम सूत्र होता है। यहाँ विस्तृत रूप से कौन सूत्र प्राप्त था, शेषोज्ञसा की ये सूत्र क्या करता था, जहां ये कहता था कि ह्रस्व इकार और उकार इनकी क्या होती है, इनकी घी संज्ञा होती है। देखिए पति समास एव की अपेक्षा शेषोज्ञसा की ये इसका क्षेत्र विस्तृत है। क्यों, क्योंकि यह ह्रस्व इकार और उकारांत की क्या करता है, घी संज्ञा करता है। लेकिन वह क्या करता है, वह केवल पति शब्द की करता है, वो भी समास में ही घी संज्ञा करता है। इसीलिए पति समास एव की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र किसका है, शेषोज्ञसा की इस सूत्र का। तो उस विस्तृत क्षेत्र, तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, बहुत प्राप्त संकोचकत्वम, यहाँ पर बहुलता से प्राप्त था, विस्तृत रूप से कौन प्राप्त था, शेषोज्ञसा की। उसमें आकर के कौन कर दिया, उसमें अल्पत्व ला दिया, अर्थात उसके एक भाग को कम कर दिया। किस भाग को कम किया, किस भाग में अल्पत्व आया, अल्पत्व वहां आया कि जहां क्या होगा कि जहां समास नहीं होगा वहां घी संज्ञा नहीं होगी, चाहे ह्रस्व चाहे पति शब्द ह्रस्व इकारांत ही क्यों न रहे, लेकिन यदि समास नहीं होगी तो घी संज्ञा नहीं होगी। इस क्षेत्र को कम कर दिया किसने, जो आपका कौन सूत्र था, जो नियम सूत्र था, पति समास एव, इसने, अर्थात पति शब्द की घी संज्ञा होगी तो समास में ही होगी, अन्य जगह नहीं होगी। अन्य जगह कहाँ नहीं हुई, पति इस शब्द में ही क्या हुई, घी संज्ञा नहीं हुई। इसीलिए पति शब्द की घी संज्ञा ना होने के कारण तृतीया विभक्ति एक वचन में पत्या बनता है। यदि घी संज्ञा होती तो हरिड़ा की तरह, यह जैसे हरिड़ा बनता है वैसे
यहाँ पतिना बनना चाहिए, लेकिन गी संज्ञा न होने के कारण प्रत्यय रूप बनता है। और गी संज्ञा समास में होने के कारण ही गणपति इस शब्द में गणपतिना ऐसा ये रूप बनता है। तो इस प्रकार नियम सूत्र के लक्षण के अनंतर हम लोग अब प्रवेश करते हैं जो पंचम सूत्र है, पंचम प्रकार का सूत्र है अतिदेश सूत्र, उसके लक्षण में। अतिदेश सूत्र का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि आरोप बोधकत्वम अतिदेश सूत्रत्वम। जो सूत्र क्या करे? आरोप का बोध कर दे। जो सूत्र क्या कर दे? आरोप कर दे। आरोप कब किया जाता है? ध्यान देना चाहिए आप लोग कि जैसे कि यह कोई व्यक्ति जब कोई कार्य नहीं किया रहता है, फिर भी जबरदस्ती ये सिद्ध करना कि नहीं आपने ये कार्य किया है, आपने और आपको ऐसा करना पड़ेगा, यही क्या है? आरोप है। हम लोग प्राय देखते हैं कि आरोप लगा करके ही यह लोगों को जेल भेजा जाता है। वे गलती नहीं करते हैं, फिर भी आरोप के कारण ही उनको जो एक व्यक्ति वो गलत कार्य करने पर जो वो व्यक्ति सजा भुगता है, वही आरोप जिसके ऊपर लगता है वो भी सजा भुगता है। इसी तरह अपने यहाँ भी होता है। अर्थात जिसका आरोप किया जाता है उसी की तरह कार्य आरोपी सूत्र को करना पड़ता है, जिसमें आरोप किया जाता है उसको करना पड़ता है। तो आरोप करने वाला जो सूत्र होता है उसे अतिदेश सूत्र कहा जाता है। आरोप करने वाला, ध्यान देना चाहिए, देखिए जिसमें आरोप हो वो नहीं, जो सूत्र आरोप करेगा उसे अतिदेश सूत्र कहेंगे। जैसे उदाहरण रूप में समझना चाहिए, स्थानीय वदादेशो अनलविधौ। यह सूत्र क्या करता है कि जब ई के स्थान पर यह आदेश होता है शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में, तो यहाँ पर शुद्धि घटक जो धी घटक इकार है उसको यकारादेश होने के बाद सूत्र आता है स्थानीय वदादेशो अनलविधौ। यहाँ पर क्या होता है? यह कहता है कि आदेश स्थानीय के समान होता है अलाश्रय, लेकिन अलाश्रय विधि में, वर्णमात्र विधि में आदेश स्थानीय के समान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या था कि स्थानीय इकार था, स्थानीय इकार है और आदेश यकार है। स्थानीय इकार है, आदेश यकार है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय वदादेशो अनलविधौ इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है कि यकार में, किसमें? यकार में स्थानित्व का आरोप कर दिया जाता है। यकार में स्थानित्व के आरोप के कारण ही यहाँ पर जब अनच इस सूत्र से द्वित्व प्राप्त होता है, क्योंकि अनच कहा कहता है, अनच कहता है कि अच पर में न रहे तब द्वित्व होता है, यथा होता है द्वित्व प्राप्त, इसलिए अनच सूत्र द्वित्व करने के लिए प्राप्त हो जाता है। उसी समय लग जाता है सूत्र स्थानीय वदादेशो अनलविधौ। ये सूत्र कहता है आदेश स्थानीय के समान होता है। आदेश यह में स्थानीय में जो धर्म रहता है, स्थानीय इकार में कौन सा धर्म था? अचतो धर्म, अचतो। वो अचतो धर्म कहा जाता है, वह अचतो धर्म यह जो आदेश यकार है उसमें आ जाता है। कौन सा? जो स्थानीय में, स्थानीय इकार में जो अचतो धर्म था, अचतो वो कहाँ गया? यकार में आ गया। इसलिए अब यहाँ पर अच पर में मिल गया। जब अच पर में प्राप्त होता है तो अनच ये सूत्र द्वित्व नहीं कर पाता, इसलिए उसी समय अनलविधौ, स्थानीय वदादेशो अनलविधौ, इस सूत्र का जो अनलविधौ ये भाग है वो क्या कहता है कि अल मात्र विधि में, वर्ण मात्र विधि में स्थानीय भाव निषेध होता है। वर्ण मात्र विधि होने के कारण ही यहाँ स्थानीय भाव का निषेध हो जाता है, इसलिए अनच सूत्र से द्वित्व होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर स्थानीय था कौन? स्थानीय इकार है और यह आदेश यकार था। लेकिन स्थानीय वदादेशो अनलविधौ इस सूत्र ने क्या किया? इसने केवल इतना किया, इसने क्या कहा कि आदेश स्थानीय के समान होता है। तो आदेश में स्थानित्व का आरोप कर देने के कारण ही, आदेश में स्थानित्व का आरोप कर देने के कारण ही स्थानीय वदादेशो अनलविधौ ये सूत्र अतिदेश सूत्र हुआ। और दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं लोटो लंगवत। लोटो लंगवत सूत्र क्या करता है? ये कहता है लोटो लंग इव कार्यम स्यात्। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लोटो लंगवत ये सूत्र भी क्या करता है कि कहता है कि लोट लकार में कार्य लंग लकार की तरह होता है। लोट लकार का कार्य किसकी तरह होता है? लोट लकार का कार्य लंग लकार की तरह होता है। अर्थात
अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अभी तक लोट लकार का कार्य लंग लकार की तरह नहीं होता था, लेकिन जिस समय लोटो लंगवत इस सूत्र ने क्या किया कि इस सूत्र ने क्या किया कि आरोप किया। किसका आरोप किया? लोट में लंग का आरोप किया। उसी समय लोट में कार्य किसकी तरह होता है? लंग की तरह होता है। तो अतिदेश सूत्र कौन हुआ? लोटो लंगवत, क्योंकि इसी सूत्र ने लंग में या लोट में लंग की तरह कार्य होने का आरोप किया। इस तरह यह समझना चाहिए कि जो सूत्र क्या करे? आरोप करे। जो सूत्र आरोप बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अतिदेश सूत्र। उसे क्या कहा जाता है? उसे अतिदेश सूत्र कहा जाता है। अब यहां पर यह समझना चाहिए कि इसी तरह अन्य अनेकों सूत्र मिलेंगे। आद्यंत वदे कस्मीन, यह भी अतिदेश सूत्र है, और अंतादिवच्च यह भी अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का एक लक्षण और भी है, प्रायः वति घटित तत्वम अतिदेश सूत्रत्वम, अर्थात जो सूत्र क्या रहे वति घटित रहे। वत ये जिस सूत्र में घटित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? वति। यह तेन तुल्यम क्रियाचेदवती, इस सूत्र से वति प्रत्यय होता है। क्या होता है? वति प्रत्यय। वो वति प्रत्यय जहां जहां घटित हो जाए उसे क्या कहा जाता है? अतिदेश कहा जाता है। उसे अतिदेश सूत्र कहा जाता है। स्थानीय वदादेशो अनलविद, इस सूत्र में स्थानीयवत आदेश, यहाँ पर देखिए स्थानीयवत, ये जो पद है ये क्या है? ये वति घटित है, इसलिए स्थानीय वदादेशो अनलविद, ये सूत्र क्या है? अतिदेश सूत्र है। लोटो लंगवत, इस सूत्र में भी देखिए लंगवत ये जो पद है क्या है? वति घटित है, इसलिए क्या है? ये अतिदेश सूत्र है। आद्यंत वद एकस्मिन में भी देखिए जो वद, ये आद्यंत वद ये पद है, ये क्या है? वति घटित है, इसलिए क्या है? अतिदेश सूत्र है। और ले लीजिए अंतादिवच्च, ये भी वति घटित है, अर्थात वति घटित जो भी सूत्र रहेगा वो अतिदेश सूत्र कहलाता है। अब अतिदेश सूत्र के अनंतर सूत्र आता है षड्विध सूत्रों में अधिकार सूत्र। यह सब 6 प्रकार के सूत्रों में सबसे अंतिम सूत्र है, सबसे अंतिम प्रकार का सूत्र है। जो 6 प्रकार के सूत्र हैं उनमें यह सबसे अंतिम अंत का है। अधिकार सूत्र का लक्षण क्या है? तो अधिकार सूत्र का लक्षण बताते हैं उत्तरोत्तर संबंधत्वम अधिकार सूत्रत्वम, उत्तरोत्तर जिसका संबंध रहे। ध्यान दीजिएगा, अधिकार ये जो सूत्र होता है उसका संबंध कहाँ होता है? उसके बाद वाले सूत्रों में होता है। बाद वाले सूत्र जितने भी होते हैं उनमें अधिकार सूत्र का जो अर्थ होता है वो जाता है। उदाहरण के रूप में ये समझ लीजिए, धातो एक सूत्र है कृदंती प्रकरण में। जब हम क्या करते हैं कि कृदंते कृत प्रक्रिया में आपका यह धातु करने लगते हैं तो वहां सूत्र आता है धातो। उसका अर्थ क्या होता है कि उसका अर्थ होता है कि धातु से प्रत्यय होते हैं। धातु का अर्थ, वहां धातु क्या है? वो धातु पंचम्यंत पद है। तो वहां धातु यह सूत्र केवल जहां कहा गया है वहां यह वह कार्य नहीं करेगा। अभी तो धातु, अब उसके बाद जितने भी सूत्र आएंगे उन सभी में धातु इसकी क्या जाएगी? इसकी अनुवृत्ति जाएगी। क्यों? क्योंकि ये धातु अधिकार सूत्र है, धातु का अधिकार जाएगा। तो उसके बाद अर्थात जितने भी प्रत्यय होंगे वो किनसे होंगे? वे धातु से होंगे। धातु इसके अधिकार के कारण ही जितने प्रत्यय होते हैं वे धातु से होते हैं। धातु को छोड़ करके अन्य जगह नहीं होते हैं। अन्य धातु से छोड़ करके उससे भिन्न में नहीं होते हैं। जब उससे भिन्न में कहा जाएगा तब वह उससे भिन्न में जब के लिए कोई अधिकार अन्य अधिकार सूत्र आएगा तब वहां होगा। इसी तरह और अधिकार सूत्र कौन है? पूर्वोत्तरा सिद्धम। कौन है? पूर्वोत्तरा सिद्धम। ये क्या कहता है? सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यमपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। अर्थात त्रिपादी सूत्रों की दृष्टि में यह सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। यहां पर ध्यान देना चाहिए कि सपाद सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, उनमें
उन 8 अध्यायों में सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय का प्रथम पाद है। 7 अध्याय और अष्टम अध्याय का प्रथम पाद ये सपाद सप्ताध्यायी कहलाते हैं। और यह इनके प्रति, इनको छोड़ करके अन्य जो अष्टम अध्याय के 3 पाद हैं, द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये जो 3 पाद हैं ये त्रिपादी कहलाते हैं। तो ये जो त्रिपादी सूत्र होते हैं ये सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति असिद्ध होते हैं। अर्थात सपाद सप्ताध्यायी इन सूत्रों को त्रिपादी सूत्रों का कार्य नहीं दिखता है। त्रिपादी सूत्र जो भी कार्य करते हैं उनका कार्य किसको नहीं दिखता है? यह सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों का नहीं दिखता है। और इसका आगे क्या अर्थ है? यह त्रिपाद्या सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। त्रिपादी सूत्रों में भी क्या होता है कि पूर्वम प्रति परम, पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र सिद्ध होता है। अर्थात पर सूत्रों, त्रिपादी सूत्रों में भी जो पर वाले सूत्र होते हैं उन पर सूत्रों का कार्य जो उनके पूर्व में सूत्र होते हैं उन पूर्व सूत्रों को उनका कार्य नहीं दिखता है, वे भी क्या होते हैं? उत्तरोत्तर सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र सिद्ध होता है। ये क्या है? इतना भाग विधि है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया? एक प्रकार का आदेश ही हुआ। आदेश क्या हुआ? मतलब कि यहाँ पर बोध कराया गया। क्या बोध कराया गया? कि सपाद सप्ताध्यायी, यह सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। त्रिपादी सूत्रों में भी यह पूर्व के प्रति पर शास्त्र पर सूत्र असिद्ध होता है। इसीलिए यह भाग क्या है? विधि। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका यह अधिकार सूत्र भी है। यह अधिकार सूत्र किस तरह है? तो पूर्व अत्र असिद्धम, अर्थात पूर्वोत्तर सिद्धम से ही त्रिपादी सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। इसका विग्रह, इसका देखिए यहाँ पर इसका विग्रह ही क्या होगा? पूर्व अत्र असिद्धम, अर्थात पूर्व में जो हुए, अब पूर्व में जो हुए उनके प्रति, अत्र माने यहाँ, यहाँ माने कहाँ? यहाँ से प्रारंभ करके आगे जितने भी आएंगे वे क्या होंगे? वे अब असिद्ध होते जाएंगे। यहीं से प्रारंभ होता है। तो पूर्वोत्तर सिद्धम से प्रारंभ होने के कारण ही वहां से लेकर के पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र का कहां तक अधिकार रहेगा? पूरे अष्टम अध्याय की समाप्ति पर्यंत। तो पूरे अष्टम अध्याय की समाप्ति पर्यंत पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र का अधिकार होने के कारण ही इसका अधिकार क्या है? कि जितने भी सूत्र आएंगे वे त्रिपादी कहलाएंगे। जितने भी सूत्र आएंगे वे त्रिपादी कहलाएंगे। इस कारण तो पूर्वोत्तर सिद्धम ये अधिकार सूत्र हुआ। और हम लोग समझ ही चुके हैं धातु ये सूत्र अधिकार सूत्र है। यह एक सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकात। ज्ञाप प्रातिपदिकात क्या कहता है? कि यह ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से सु आदि प्रत्यय होते हैं। अर्थात ज्ञंत, इसके बाद सूत्र आता है प्रत्यय परश्च। यहाँ पर जो सूत्र आता है प्रत्यय, इसके आने के बाद ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो प्रत्यय होते हैं तब जाकर के उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। प्रत्यय सूत्र के आने के बाद ही, अर्थात प्रत्यय सूत्र के आने के पहले प्रत्यय संज्ञा नहीं हुई। जब प्रत्यय ये सूत्र आ गया तब उनके बाद जो आए उनकी प्रत्यय संज्ञा हुई। और परश्च, उसके बाद आता है परश्च। इस अधिकार के कारण ही जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो पर में होते हैं। अर्थात परश्च इस सूत्र का अधिकार जब तक चलेगा तब तक वो प्रत्यय कहाँ होंगे? पर में ही होंगे। इसलिए प्रत्यय पर में होते हैं प्रायः। तो प्रत्यय परश्च ये भी क्या है? ये भी अधिकार सूत्र है। तो हम लोग अभी तक ये जाने उत्तरोत्तर संबंधत्वम अधिकार सूत्रत्वम, अर्थात उत्तरोत्तर जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकार सूत्र कहा जाता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यानमाला में व्याकरण शास्त्र के बारे में सामान्य परिचय, व्याकरण शास्त्र के बारे में सामान्य परिचय और षड्विध सूत्र विमर्श, 6 प्रकार के सूत्र कौन कौन से हैं और 6 प्रकार के सूत्रों का कार्य क्या है,
उनका लक्षण क्या है, उनका उदाहरण क्या है, आज के व्याख्यान में हम लोग ये श्रवण किए। आगे मैं प्रयास करता रहूँगा कि प्रबोधिनी एकादशी जिस दिन से यह बाल मनोरमा टीका सहित सिद्धांत कौमुदी का पाठ शुरू होने वाला है, उसके पहले मैं ऐसे ऐसे कुछ प्रसंग लेकर आऊं जिसका ज्ञान आप लोग को यदि हो जाए तो आगे ग्रंथ के अध्ययन में सरलता होगी। ग्रंथ के अध्ययन में तब विशेष कठिनाई नहीं रहेगी, वही दूर हो और आप लोग को जो कठिन शब्द रहें वो आपको समझ में आए। इसीलिए मेरा ये प्रयास रहेगा, इसके अनंतर फिर कभी दोबारा कोई विषय वस्तु लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। एक बार और सूचित करता हूं कि जिन छात्रों को जो छात्र सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को लगाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, व्याकरण शास्त्र के बारे में मूल रूप से ज्ञान करना चाहते हैं, वे सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का बाल मनोरमा टीका के साथ अध्ययन अवश्य करें। मुझे विश्वास है कि यदि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ सहित बाल मनोरमा टीका का अध्ययन यदि वे कर लिए तो आगे जितने भी शास्त्रार्थ संबंधी जितने भी ग्रंथ आएंगे उसमें सभी में आसानी होगी, सभी में प्रवेश करने में आसानी होगी। ये समझ लीजिए, यदि इतना अगर हमारा तैयार हो गया तो ऐसा शास्त्रार्थ का कोई ग्रंथ नहीं है कि जो हम तैयार न कर पाएं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना तैयार करते हैं। और जो लोग संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं, अथवा जो लोग संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनको व्याकरण शास्त्र के बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं जानना है, लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान करना है, संस्कृत भाषा से संबंधित अनुवाद के बारे में जानना है, संस्कृत बोलना सीखना है और संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय के बारे में जानना है। संधि समास कारक तद्धित कृदंत वाच्य परिवर्तन, यह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य ये क्या है इत्यादि के बारे में सामान्य जानकारी भी जिनको चाहिए, जो संस्कृत से भिन्न है, संस्कृत से इतर साइंस, अंग्रेजी, गणित, राजनीति, अन्य विषय के ही छात्र क्यों न हो, यदि उनकी रुचि है तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि अत्यंत सरल भाषा में उनको इस तरह समझाया जाए कि 2 मास के अंदर 3 मास के अंदर उनको व्याकरण शास्त्र की सामान्य जानकारी सरलता से हो जाए, जिससे वे संस्कृत में भाषण कर सकें, संस्कृत में पत्र लिख सकें और स्वयं संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकें और स्वयं यह महसूस कर सकें कि हमारे भारत देश की जो प्राचीन भाषा थी, हमको भी उसके बारे में कुछ विशेष ज्ञान है। यही कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। एक बार पुनः गुरुवंदना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः।